Hey everyone, my name is Atya and you are watching my channel Lead by Learning. Today I am going to cover some important synonyms which are asked in SSC. In SSC, generally the words that they ask are not too difficult. If you go through the previous year papers, you will find that most of the words are repeatedly used in exam, means they have been asked frequently. So if there are 4 new words, so you will get 3 words which have been asked in previous years. So it's very good point for all students who are preparing for competitive exams कि अगर आप पिछले साल के पेपर्स लगा लेते हो SSC के, तो it's very easy for you. Why? Because the ratio that they take in asking vocabulary, so they keep this ratio that if they are giving you 4 new words, so they will give you definitely 3 previous year words. So it's better to make a note of previous year words. I am going to cover all those words which are asked in SSC. So the first word I have taken here is obnoxious. obnoxious का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही घिनौनी हो. घिनौनी इन सेंस कि जो दूसरों को अच्छा ना लगे, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी कोई बात हो. तो obnoxious मीन्स होता है घिनौना. ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है उसका वो होगा डिस्गस्टिंग. दूसरा वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल्थी. तो फिल्थी का मतलब ये गंदा होता है, लेकिन फिल्थी और ऑब्नॉक्शियस में डिफरेंस है. फिल्थी कहते हैं कूड़ा करकट वाली गंदी चीज़ को. ठीक है, मतलब कि जैसे कोई हैट के नीचे किसी के बाल हैं, बहुत कब से धोए नहीं उसने, यानी कि उसके जो हेयर हैं वो कैसे हेयर हैं, फिल्थी हेयर. सो फिल्थी हेयर अंडर द हैट. तो इस तरीके से फिल्थी मीन्स गंदा और obnoxious means घिनौना that offends others. Okay, the next word that I have selected here is covenant. It is covenant. So covenant का मतलब होता है कोई official written agreement. Okay, जिसका सही आंसर यहाँ पे होगा contract. So आंसर है आपका contract. तो covenant means contract यानी कि written legal agreement. यहाँ पे एक मिलता जुलता वर्ड आपको मिलेगा सेटलमेंट. देखिए सेटलमेंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा. सेटलमेंट का मतलब होता है जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो झगड़े के बाद जो समझौता होता है उसे सेटलमेंट कहा जाता है. लेकिन ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कवर्नेंट है, इसका मतलब है अग्रीमेंट. इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं, यानी कोई भी आप ज़मीन अमीन ले रहे हो या कोई भी आपका ट्रेड है, कोई भी समझौता आप कर रहे हो, तो उसे लीगल अग्रीमेंट को बोला जाता है कवर्नेंट. और दो मामलों को सुलझाने के लिए जो अग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं सेटलमेंट. सो दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट वर्ड दैट आई हैव टेकन हियर डेफरेंस. इट इज़ डेफरेंस नॉट डिफरेंस. डिफरेंस मतलब होता है फ़र्क. ये है डेफरेंस. डेफरेंस कहते हैं आपके व्यवहार को, और आपका ऐसा व्यवहार जो आप पोलाइट रखते हो किसी से, ताकि आप उसको ये बता सको कि आप उसकी इज्जत करते हो. तो इज्जत को दिखाने के लिए किया गया पोलाइट बिहेवियर कहलाता है आपका डेफरेंस. तो डेफरेंस का यहाँ पे सही आंसर होगा रेस्पेक्ट. देखिए यहाँ पे फ्लैटरी दिया गया है. फ्लैटरी मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो फ्लैटरी आपका चापलूसी में चला जाता है. तो फ्लैटरी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी तारीफ होता है, और डिफरेंस भी आपका रेस्पेक्ट है. लेकिन डिफरेंस एक पोलाइट बिहेवियर है जो आप जेन्युइनली किसी को दिखाते हो. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डेफरेंस में और फ्लैटरी में. नेक्स्ट वर्ड इज अब्रोगेट. अब्रोगेट मतलब होता है कि कोई कानून जो कि चला आ रहा है उसको अब आपने रोक दिया. तो आपने उस कानून को क्या किया, अब्रोगेट कर दिया. तो आपने नहीं, मतलब कोई अथॉरिटी कर सकती है ऐसा, कोई गवर्नमेंट हमारी कर सकती है कि जो चलता आ रहा है लॉ उसको ख़त्म करना है. तो लॉ को ख़त्म करने को बोलते हैं अब्रोगेट, और इसका सही आंसर होगा रिपील. तो रिपील का मतलब होता है वही चीज़ ख़त्म कर देना, लॉ को ख़त्म कर देना ऑफिशियली, और अब्रोगेट का भी वही मीनिंग होता है. तो आंसर ऑफ अब्रोगेट इज रिपील. सिनोनिम ऑफ अब्रोगेट इज रिपील. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड. इंट्रेपिड वर्ड लिया गया है ट्रेपिड से. ट्रेपिड कहते हैं डरपोक इंसान को, जिसको कुछ काम करने में करेज ना हो, साहसी ना हो, तो उसको कहते हैं ट्रेपिड. ट्रेपिड मतलब हो गया डरपोक. अब ट्रेपिड के आगे आपने लगा दिया इन, तो आपको पता होना चाहिए इन लगने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है. तो इनट्रेपिड क्या हो गया, जिसके अंदर डर ना हो. ट्रेपिड मतलब डरपोक, इनट्रेपिड मतलब जिसके अंदर डर ही ना हो, फियरलेस. ठीक है, एक और वर्ड याद रखिएगा, ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डर. तो ट्रेपिडेशन आपका नाउन है, जबकि आपका ट्रेपिड और इनट्रेपिड क्या है, एडजेक्टिव, यानी किसी इंसान को क्वालिफाई करने के लिए यूज होगा. डरपोक इंसान ट्रेपिड, इनट्रेपिड जो डरपोक ना हो यानी कि फियरलेस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ इंट्रेपिड विल बी फियरलेस. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ग्रैंडर.
हियर डी ई विल बी प्रोनाउंस्ड एज जा, ठीक है, ग्रैंडर नॉट ग्रैंडियर, गॉट इट। ग्रैंडर मतलब होता है कोई अगर चीज़ सुंदर है तो आप उसको सुंदरता को इंग्लिश बोलते हो ब्यूटी, लेकिन कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव है, काफ़ी बड़ी सी है, आलीशान है, नॉर्मल, उसके लिए वर्ड ब्यूटी सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ग्रैंडर, ठीक है। और ग्रैंडर का ही सिनोनिम होता है मैग्निफिसेंस, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी नेचर की कोई चीज़ को देखोगे तो नॉर्मल ब्यूटी वर्ड कम हो जाएगा उसके लिए, यानी कि ग्रैंडर मैग्निफिसेंस यूज़ किया जाता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव कोई चीज़ हो, ठीक है, एक्सट्रीमली प्लेजेंट हो आपको देखने में, तो अत्यधिक सुंदर, उसको कहते हैं आप ग्रैंडर या फिर मैग्निफिसेंस। सो सही आंसर होगा मैग्निफिसेंस। इसमें एक वर्ड और है जो आप याद रखना, ओ मीन्स ये वो वाला ओ नहीं है, ओ जो आप लोग करते रहते हो, ठीक है, दैट इज़ AWW। ये इसका मतलब है AWE, यानी कोई ऐसा रिस्पेक्ट भरा आपका भाव जो आप डर के मारे किसी को कर रहे हो, ठीक है, या एडमायरेशन से कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑफ, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड ईदर फियर और एडमिरेशन। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत, इस्टेब्लिशमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज़ का, ठीक है। अच्छा, इंसेप्शन टू कंप्लीशन ऐसे याद रखिएगा, यानी शुरुआत से आखिर तक, तो इंसेप्शन टू कंप्लीशन, तो इंसेप्शन का सही आंसर होगा यहाँ पे बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत। नेक्स्ट वर्ड जो है तो बहुत इजी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आप याद रखना, इसको पढ़ते हैं कलॉसल। कलॉसल काजल आपने सुना होगा, एडवर्टीजमेंट में भी होता है, तो इट्स नॉट कॉलोजल एंड समथिंग एल्स, आप इसको पढ़ेंगे कलॉसल, सा, ठीक है। कलॉसल मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज, तो उसका सही आंसर है एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब भी होता है वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बड़ी है, उसको कहेंगे कलॉसल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैराडॉक्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। पैराडॉक्स कहते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें दो अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हो, और विशेषताएं इन सेंस फीचर्स, यानी कि ऑपोजिट फीचर्स होते हो, देखने में जो लगे कि यार ये कैसे, जैसे कि सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, यानी पैसा बचाओ कैसे, इसको खर्च करके, तो खर्च करके कैसे बचेगा पैसा, यानी ऐसी घुमाई हुई बात जो आपको देखने में लगे कि यार ये तो दो ऑपोजिट बात है, यानी कि जहाँ पे जो सही आंसर होगा पैराडॉक्स का वो होगा पजल। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ़ आई नो वन थिंग इज़ दैट आई नो नथिंग। ये कौन सी बात है यार, कि एक चीज़ मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो यानी कोई ऐसी दो सिचुएशन, कोई ऐसी बात जिसमें दो फीचर्स ऐसे हों जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, उन्हें कहते हैं पैराडॉक्स। तो आंसर सही होगा पैराडॉक्स का पजल। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोलिफरेट। यहाँ पे एक वर्ड और याद रखिएगा, पैराडाइज, कंफ्यूज मत होइएगा। पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, जन्नत एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ कोई ऐसी कंडीशन जो जन्नत जैसी हो, ऐसा कोई घर जो जन्नत जैसा हो, उसे कहेंगे पैराडाइज। तो पैराडाइज मतलब जन्नत, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आपका है प्रोलिफरेट। सो प्रोलिफरेट का मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी होना, तो उसका सही आंसर होगा रिप्रोड्यूस, क्योंकि रिप्रोड्यूस का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई इन नंबर, यानी कि नंबर में बढ़ना। यहाँ पे एक और वर्ड है जो आप ध्यान से रखना, अच्छा वर्ड है, आगे आपको मिल सकता है, स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है ऑफिशियली कुछ बताया जाना है कि कैसे कहाँ क्या काम होना है। जैसे कोई कानून वगैरह निकलता है तो उस कानून को पहले बता दिया कि ये कानून है, अब उस कानून को फॉलो कराना है लोगों के ज़रिए, तो लोगों तक बात पहुँचानी पड़ेगी कुछ, तो वो लॉ क्या करेगा, लॉ स्टेट करेगा, लॉ बताएगा, तो लॉ के बताने की इंग्लिश होती है स्टिपुलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस लिखा है, द लॉ स्टिपुलेट्स दैट ऑल स्कूल्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड एवरी 3 years, यानी लॉ के अनुसार ये बात माननी पड़ेगी कि सारे स्कूल्स को हर 3 साल बाद इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो यानी कि ये हो गया आपका स्टिपुलेट। तो याद रखिएगा आप स्टिपुलेट। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। इट इज़ नॉट सेंसर इन ऑल, इसको कहते हैं सेंसर। सेंसर का मतलब होता है जब आप किसी को फॉर्मल तरीके से उसके किसी गलत किए हुए काम की वजह से उसकी आलोचना करें, उसको बताएं कि भैया तुमने ये काम बहुत बेकार किया है। तो जनरली सेंसर का काम जो होता है ऑफिस वगैरह में देखा जाता है, यानी अगर आपने अपने ऑफिस में कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया है जो कोई डॉक्यूमेंट से, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट से आपको कहीं आगे पहुंचाने थे, आपने नहीं किया वो काम, तो
बड़े बड़े जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी क्या करेंगे, सेंसर करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। तो सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना। और कभी कभी इसी सेंसर की वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, यानी कि उनको नौकरी से निकाला नहीं गया बल्कि उनको सिर्फ आलोचना की गई उनकी। तो पॉलिटिक्स में भी बड़ा सेंसर किया जाता है लोगों को उनके किसी स्टेप्स के लिए उन्होंने जो उठाया है। तो अगर उनको किसी को गलत लगता है तो वो उसकी आलोचना करता है, और फॉर्मल तरीके से नहीं, सबके सामने, तो उसे कहते हैं सेंसर। नेक्स्ट वर्ड हियर इज डिलीजेंट। तो डिलीजेंट एक वर्ड है और एक और उसी के नीचे लिखा हुआ है डिलीजेंस। तो डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है, डिलीजेंस एक नाउन है। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती इंसान, ठीक है, और डिलीजेंस मतलब होता है मेहनत। तो यहाँ पे सही आंसर डिलीजेंट का है, वो है आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस यहाँ पे इंडस्ट्री से बना है। जनरली इंडस्ट्री का मतलब उद्योग होता है, लेकिन इंडस्ट्री से जो वर्ड बनता है इंडस्ट्रियस, वो जनरली इसका मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियस। यानी कि डिलीजेंट एंड इंडस्ट्रियस बोथ आर सेम। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव टेकन हियर कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन थोड़ा वर्ड आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, सोचना, लेकिन इसके जितने ऑप्शंस यहाँ पे हैं सभी का मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा सब में क्या होता है। सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिया है यहाँ पे डिलिबरेशन। तो डिलिबरेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पर फैसला लेने के लिए उसको बहुत केयरफुली, भाई आप किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला लोगे तो केयरफुली और डिटेल में जाके आपको उस चीज़ पर विचार विमर्श करना होगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर यानी केयरफुली किसी चीज़ को सोचते हो, विचार विमर्श करते हो उसके ऊपर, तो उसको बोला जाता है डिलिबरेशन। सेम मीनिंग होता है आपका कंसिडरेशन का भी, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली समझते हो, सोचते हो, उसे भी कहा जाता है कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन और डिलिबरेशन ये दोनों अगर आपको कहीं मिले तो उसको बिना देखे बोल देना सिनोनिम्स। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, कंसिडरेशन और डिलिबरेशन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन का मतलब होता है बहुत, आपको खुद ही पता होगा मेडिटेशन, आपने कई जगह ये वर्ड सुना होगा, जब आप कोई शांत कॉर्नर में बैठकर बहुत माइंड काम करने के लिए कुछ विचार विमर्श करते हो डीपली। जनरली लोग रिलीजियस वो मंत्र वगैरह भी पढ़ते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब होता है थिंक डीपली, ठीक है, जो आप जिसकी वजह से आपका माइंड क्या हो सके, रिलैक्स हो सके। यही मीनिंग होता है आपका कंटेम्पलेशन का भी। तो कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन बोथ आर सेम। कंटेम्पलेशन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा डीपली सोचना किसी चीज़ को, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है कंसिडरेशन डिलिब्रेशन में? वहाँ कैसे सोचना है, वहाँ ज़्यादा डिटेल में जाकर और केयरफुली सोचना है, जबकि यहाँ पे कैसा है, डीपली जाके सोचना, विचार विमर्श कर, नॉट केयरफुली, ठीक है। तो मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन बोथ आर सेम। कंसिडरेशन, डिलिबरेशन ये दोनों सेम है। लास्ट वर्ड बचता है आपका स्पेक्यूलेशन, जो सबसे अलग है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जब आप अपनी कोई ओपिनियंस बनाते हो, अपनी राय बनाते हो किसी मामले में, और मे बी आपको उस मामले की सारी बातें, सारे फैक्ट्स ना बताऊं, ठीक है, तो उस मामले में क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, ये सब अगर आप विचार कर रहे हो तो उसको यानी यू आर स्पेक्यूलेटिंग द मैटर। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब हो गया विचार विमर्श करना, इन द सेंस कि आप अपनी राय बता रहे हो विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। तो ये हो गया स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन सबसे अलग है। कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन ये दोनों सेम है, तो कंटेम्पलेशन का सही आंसर होगा मेडिटेशन, जबकि कंसिडरेशन और डेलिब्रेशन दोनों सेम वर्ड्स हैं। That's all for today. I hope you guys have enjoyed this session. Soon I will come with my next video related to vocabulary and some interesting grammar topics like active, passive, and there are so many topics that I have to cover. So please like, share and subscribe my channel. Until I come with my next video, keep loving grammar, keep loving vocabulary. Thank you all.